पर्यावरण संरक्षण क्यों है ज़रूरी और क्यों इसकी आज हमें आवश्यकता महसूस हो रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बडोनी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर साहब, पर्यावरण संरक्षण की जो आज हमें आवश्यकता महसूस हो रही है, इस विषय पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अगर बात करें हम पर्यावरण की, तो आपके शब्दों में हमारे साथी जानना चाहेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का मतलब है कि वातावरण, जो पृथ्वी का वातावरण है, जो सब चीजों से बना हुआ है, जल, थल, इन सब चीजों का समावेश, इसी को पर्यावरण से संबंधित जोड़ा जाता है। लेकिन पर्यावरण का एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, एनर्जी के लिए रिसोर्सेज होते हैं, लैंड रिसोर्सेज होते हैं, इकोसिस्टम वगैरह आता है। लेकिन अगर हम देखे जाएं जनरल लैंग्वेज में, तो हम सिर्फ 2-3 चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। आज हमें बेसिकली वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, तो यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जहां हम चल फिर रहे हैं, अपनी सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं, ये तो हमारा पर्यावरण हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसके संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे डॉक्टर साहब? बेसिकली देखिए, आप अभी कोविड-19 बैक में गया, अगर नेचर ने अपने आप ही संरक्षण कर दिया, हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस प्रकार हम अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें। अगर वातावरण प्रदूषित नहीं होगा तो आधे रोग नहीं होंगे। इस पर्यावरण को देखेंगे तो नेचर पे इफेक्ट पड़ा। आप इसके अलावा देखेंगे, आपकी जो खास सामग्री थी उन पर इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा बच्चों पे इफेक्ट पड़ा। जैसे जैसे हमारे पॉल्यूशन ख़त्म होता गया, पॉल्यूशन मीन्स ट्रैफिक कम हो गया, आवाजाही कम हो गई, आप अपने नेचुरल सोर्सेज जो रिसोर्सेज थे उनसे ओजोन लेवल आपका कवर किया गया। इसके अलावा जल में आप देखते हैं गंगा जी, यमुना जी, हम उत्तराखंड में रहते हैं, आप यहाँ उत्तराखंड में देखिए कि यहाँ पर 2 नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। गंगा जी हमारी जो है गंगोत्री से लेकर अलकनंदा मिलती है, गंगा बनती है, गंगा के बाद जो है सीधा गंगा सागर तक के लोगों को पालन पोषण करती है। इसके अलावा यमुना जो है ये दिल्ली वगैरह सब, आगरा वगैरह सब यहाँ के लोगों को मैं पर्यावरण को अभी समझाऊं तो सिंपल सी लैंग्वेज में, ऊपर का पानी देखिए बिल्कुल स्वच्छ रहता है। जैसे जैसे नीचे लेवल आता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वहाँ जो कारखाने हैं उनका गंदगी आ रही है। इसके अलावा नीचे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप पेड़ कटान हो गया, सब ऊपर के पेड़, जब बरसात वगैरह आती है, सब मिट्टी वगैरह आती है, वो मिट्टी भी उर्वरा शक्ति जो है उसकी खत्म होती चली जाती है और नीचे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है। पंछी, इतने सारे पंछी दिखाई दिए जो आज बिल्कुल नहीं, गोरैया नहीं दिखाई दे रही है, कौवा नहीं दिखाई रहा है। गिद्ध जो पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल अदा करता था, पहले के जो गिद्ध वगैरह थे तो वो मरे हुए जानवर वगैरह थे, उनको खा जाता था, लेकिन अब गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अब उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में ही अगर आप आएँ तो देहरादून को देखिए कि पहले यहाँ का बासमती चावल बहुत फेमस था जी। लेकिन आज पर्यावरण की वजह से पर्यावरण कैसे चेंज हो गया कि बिल्डिंगें बन रही है, बहुत हाई लेवल की बिल्डिंग बन रही है, पानी का लेवल नीचे डाउन होता चल जा रहा है। हर आदमी अपने यहाँ बोरिंग करवा रहा है, हर छोटा 100 गज का प्लॉट लेता है, 100 गज में वो पानी की बोरिंग कर देता है, फिर अगला 100 गज का पानी की बोरिंग। इसका मतलब पानी का लेवल जो इतना अच्छा था वो डाउन होता चला गया। मृदा, अच्छा मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, मिट्टी में जो है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। पहले यहाँ पर मेरे देखते देखते देख रहा हूँ कि माल देवता से पानी आता था, पूरे बाला वाला या नत्था वाला ये सब को पालन पोषण करता था। जबकि आज पानी तो बहुत ज़्यादा है, पहले पानी नहीं था, आज पानी है। अगर वाटर रिसोर्सेज को रीजनरेट किया जाए तो पानी बहुत बड़ा है, लेकिन पानी के साथ हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। और एक चीज़ और कि आप सब देख रहे हो, सबके घरों में सिलाब आ रही है, सीलन की समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? आप देखेंगे हर जगह तो मार्बल बिछ जा रहा है। मैं एक साइंटिफिक रीजन देख रहा हूँ इसमें कि हर जगह आप मार्बल और पत्थर बिछा दे रहे हैं, तो वो जो धरती, जैसे हम सांस मुंह से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, लेकिन वहाँ धरती को भी तो कहीं से सांस लेनी पड़ेगी, तो सांस लेने की कहीं जगह बचती नहीं है, तो वो क्या कर रही है, दीवालों के रास्ते उस सिलाब को निकाल रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो घर बन रहे हैं उन घर में चाहे छोटा सा प्लॉट है, लेकिन उसमें थोड़ा जल रिसाव के लिए आप हल्का सा नीचे धरती को खुला छोड़ें।
जिसमें घास वगैरह उत्पादन करें, थोड़ा पेड़ लगाएं अपने अपने घर के आगे, हर घर के आगे एक एक पेड़, छोटा सूक्ष्म रूप में पेड़ लगाएं, लेकिन लगाएं जो से आंवला का पेड़ लगा दें या अन्य प्रकार के फलदार वृक्ष लगाएं। अब तो फलदार वृक्ष कम लोग लगाने कम हो गए, सिर्फ 100 पीस के लिए देख रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है तो फलदार वृक्षों का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। जी, जैसे आपने बात की कि जो भूमि की उत्पादन क्षमता है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्या इसके पीछे जो हमारा कई सारे रसायनों का उपयोग है, कई सारे कीटनाशकों का उपयोग है, वो हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। अब पहले देखो केवल यूरिया होता था, पहले के ज़माने में यूरिया खाद के रूप में आता था। आज यूरिया के अलावा इतने पोटेशियम डल रहा है, अन्य प्रकार की जो केमिकल्स, जो हम रासायनिक चीज़ें हैं उनका यूज कर रहे हैं। अब उन केमिकल से आप क्या सोचते हैं कि अगर हमारे को इंजेक्शन देता रहें तो हम विकास तो होगा, लेकिन उसके बाद उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या कुछ और इफेक्ट पड़ेगा। तो आप धरती में भी, अगर आप धरती को माँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, नदियों को भी गंगा माँ या यमुना माँ के रूप में दिया गया है। हम इसी प्रकार धरती को भी हमने माँ का रूप दिया, क्योंकि हम अपने जैसे हम अपने बच्चों को पालती है माँ, इसी प्रकार धरती माँ भी सबको पाल रही है। अब यहाँ पर इसकी उर्वरा शक्ति खत्म होगी, तो मुझे लगता है कि ये केमिकल्स का यूज भी हम तो एक समय के बाद इसकी जो उर्वरा शक्ति है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर कुछ भी नहीं लेगा। बिल्कुल। और अगर हम जैसे रसायनों युक्त अनाज का सेवन और फल सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी हद तक हानिकारक है। आप देखेंगे पहले फल फ्रूट बहुत कम होते थे, अब हर आदमी फल खाता है, सेब खाना चाहता है, हर आदमी के पास आम अवेलेबल हो जाता है। पहले का आम की जो वेराइटीज थी, उस वेराइटीज सिंपल एक वो अपने आप फल पकता था तब खाते थे। अब तो हर उसको कच्चा तोड़ दिया जाता है, उसमें कार्बेट डाला जाता है और उससे जो है तुरंत जो है आम पक जाते हैं। अब वो कार्बेट जब वो अपनी गैसेज छोड़ेगा तो वो हमारे शरीर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेचुरल है कि उसका जो हमारे लंग्स हैं उनमें इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पेट की जो आते हैं जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, तो पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी, हमारा सब कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जी, चलिए अब बात करते हैं जन जागरूकता की। कहीं हद तक हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनके घर के बगल में सरकार द्वारा समस्त प्रयास किए गए हैं, कूड़ेदान लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग अपने जो घर के आसपास नदी नाले हैं वहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। आप देखेंगे जी, हर आदमी भगवान को तो बहुत अच्छे पुष्प चढ़ाता है और पुष्प चढ़ाने के बाद उनके वस्त्र चढ़ाता है सब, और फिर सब नदियों में डाल दिया जाता है। नदियों में भी सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रोग्राम्स, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए, जिन अवेयरनेस से लोगों के अंदर जागरूकता तो आई है। ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं आई है, जागरूकता आई है। लोग अपने घर के आगे कूड़े की बाल्टियाँ लेके खड़े हैं और सुबह सुबह जो है कूड़ा वाला आता है तो उसमें डालता है, तो उसमें दो प्रकार के, एक ऐसा कूड़ा, सूखा कूड़ा, एक गीला कूड़ा के रूप में डाल रहा है। अब गीले कूड़े को फिर रिसाइकिल करके केमिकल्स खादों को ना डाल करके इस प्रकार की जो हमारी जो ऑर्गेनिक खाद हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सरकार चाह रही है और सरकार कर भी रही है, लेकिन हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जब तक हम अपने घर से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अपना घर तो साफ करें, लेकिन बाहर का बरामदा या बाहर की सड़कें हैं उसको साफ ना रखें तो ये गलत होगा। आज पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसके लिए जन जागरूकता जरूरी है। नुक्कड़ नाटक होने चाहिए, कुछ आपकी रैलियाँ होनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम चल भी रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कराए जा रहे हैं, इसमें अवेयरनेस पहुँचाई जा रही है। जी, यानी कि हम देखें तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरी प्रयत्नशील है और समस्त सुविधाएं भी हमें उपलब्ध कराई गई हैं, बस ज़रूरत है हमारे थोड़ा सा समझ दिखाने की। और अगर हम सूझबूझ से काम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। वृक्षारोपण की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, तो वृक्षारोपण के बारे में आप हमारे किसान साथियों को, हमारे सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वन है तो हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। देखिए, पहले आप देखते होंगे कि हर गांव में पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष होता था जी, उसके नीचे सब लोग बैठते थे, एक चौपाल टाइप की लगती थी, वहाँ पर लोग मिलते थे, ठंडी हवा खाते थे। ऑक्सीजन का लेवल आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे कि पीपल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन या बरगद में, लेकिन आज पीपल, रोड के किनारे जितने पीपल के पेड़ थे सब कट चुके हैं। जी, निर्माण कार्यों में है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पेड़ों का वृक्षारोपण अब कम हो रहा है। अगर हर आदमी चाहे, जैसे आजकल बुके दिया जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि कोयारा फूल के गुच्छे दिए जा रहे हैं किसी गेस्ट को, लेकिन मैं समझता हूँ हर आदमी उसकी जगह एक नया ट्रेंड निकाले, पीपल किसी का वृक्ष दे
जिससे बिल्कुल। आंवले का वृक्ष दे या पीपल का वृक्ष दे। इससे क्या होगा कि लोग समझेंगे कि किस प्रकार पेड़ों का संरक्षण हो सकता है। जी। और जैसे वृक्ष थे, पहले हम देखते थे कि तमाम हमारे वन भरे पड़े थे पेड़ों से, तो हमारे जो जल स्रोत थे वो भी काफी हद तक थे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो नदी नाले हैं वो सूख रहे हैं। पुराने जो हमारे नाले धारे थे आज वो बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलते। हमारे कल्चर में पहले से ही हुआ है पूजा। देखो, आप कोई नई बहू आती है शादी करके अगर, तो वो पहले जल धारा में ले जाते थे। बिल्कुल। और धारे की पूजा होती। धारा मीन्स जो जल जहाँ से स्रोत था, ओरिजिनल जल स्रोत थे, और उसकी पूजा की जाती थी। आज भी हम सब संरक्षण करते थे। कुछ लास्ट के सालों में देखा जाए तो चेंजेज आया है। लोगों के घर पे नलके हो गए हैं, पानी टपक रहा है, तो अगर हम पानी टपक रहा है तो टपक ही रहा है, कोई उसको बंद करने को तैयार नहीं। सड़कों में पानी बह रहा है तो बह ही रहा है, वो कोई ठीक नहीं करने को तैयार है। तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या कि पहले हम अपने घर से ठीक करें, फिर बाहर की तरफ। और अगर हम अपने घर को ठीक रखना चाहेंगे तो बाहर भी ठीक होता चला जाएगा। जी। और अगर वृक्ष होंगे तो जो हमारी आपदाएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। भूमि का जो कटाव है काफ़ी हद तक हम उसको भी रोक सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी विस्तार से आज आपने पर्यावरण संरक्षण के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बडोनी हमारे किसान साथियों को जानकारी दी। स्टूडियोज़ में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत आभार।